back to my channel. So in this video we are starting with the fourth part of our chapter NMR spectroscopy or nuclear magnetic resonance spectroscopy. राइट सो यहाँ पर अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोजीशंस ऑफ सिग्नल्स एंड देयर केमिकल शिफ्ट. राइट सो हमने पार्ट 2 में डिस्कस करा था व्हाट इज अ सिग्नल. सो आप वहाँ पर जाके अच्छे से देख सकते हैं उसे. एंड अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट. राइट सो शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स है फर्स्ट टॉपिक. अब शील्डिंग एंड डी शील्डिंग होता क्या है, हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा था. अब इसमें क्या होता है, हम जब एक कंपाउंड को ऑब्जर्व करने के लिए उसका पीएमआर स्पेक्ट्रम लेने के लिए एक कंपाउंड को करते हैं, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं. सो ये हमारा जो है मॉलिक्यूल इसमें प्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में. एंड यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलेट करने लग जाते हैं. सो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में से प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू सर्कुलेट. एंड इस तरीके से जब सर्कुलेशन होती है तो ये जनरेट करते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स. इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड. और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड्स को ही सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. एक तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी कंपाउंड में, दैट वाज प्राइमरी. एंड यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल खुद से जनरेट करेगा दैट इज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड. राइट सो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ तो वो अपोज कर सकती है या फिर री इन्फोर्स मतलब सपोर्ट कर सकती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को. सो इसके अपोज या सपोर्ट के बिहाफ पर ही हमारे पास शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स होता है. सो हम फर्स्ट देख लेते हैं शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स. राइट अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोज करे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, सो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है एसिटाइलिन का, दैट इज इथाइन मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं. एंड ये पाई बॉन्ड जो होते हैं आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं. राइट सो यहाँ पर ये पाई क्लाउड है. एंड जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखिए इन द मॉलिक्यूल ये क्या है, डाउनवर्ड्स है. सो प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर पड़े हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या पहुँचेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कम पहुंचेगी ना. राइट सो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन डिक्रीजेस. एंड इसे ही हम कहते हैं शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन. राइट सो यहाँ से अगर यहाँ पर कम होगी मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर कम पहुंचेगी. सो यहाँ पर इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी एंड इसे शील्डिंग कहेंगे. सो नेकेड प्रोटॉन के कंपैरेटिवली शील्डिंग प्रोटॉन जो होता है उसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए टू प्रोड्यूस अब्जॉर्प्शन सिग्नल्स. सो इसे हम कहते हैं दैट इट वर्क्स अप फील्ड. राइट सो हमने सिग्नल में पढ़ा था पार्ट 2 में कि हमारे पास अप फील्ड और डाउन फील्ड क्या होते हैं, मीन्स मॉलिक्यूल को ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए टू एब्जॉर्ब द सिग्नल. सो दैट इज द अप फील्ड सिग्नल. राइट सो दैट वाज अबाउट शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स. अब हम देख लेते हैं डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स. राइट अब अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है री इन्फोर्स करिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, मीन्स सपोर्ट करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन वो इंक्रीज हो जाएगी. राइट सो यहाँ पर जैसे मैंने बी नॉट दी एंड ये भी अपवर्ड सी, और प्रोटॉन के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज ऑल्सो अपवर्ड्स, तो ये सपोर्ट कर रही है. तो जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ होती है absorbed by proton that is increasing. एंड इसे हम कहते हैं डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये इसके पास शील्ड खत्म होगी. एंड डी शील्डिंग प्रोटॉन जो होता है उसे स्मॉलर अप्लाइड फील्ड चाहिए, सो दैट इज इट एब्सॉर्ब्स डाउन फील्ड. तो ये डाउन फील्ड सिग्नल मतलब जल्दी से ही सिग्नल्स को पकड़ लेगा. ओके एंड हम एक निमोनिक याद रख सकते हैं जैसे डी शील्डिंग और डाउन फील्ड डी डी सेम आ रहा है. सो डी फॉर डी शील्डिंग, डी फॉर डाउन फील्ड, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन्स को. राइट सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल शिफ्ट्स एंड देयर मेजरमेंट्स. अब केमिकल शिफ्ट जो होती हैं हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मल सिग्नल से शिफ्ट हो जाती है वो हम अभी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल कौन सा है हमारा, तो उससे जो शिफ्ट होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट. और उसको मेजर कैसे करते हैं अब हम उसकी स्टडी करेंगे. राइट अब क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द केमिकल इन्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स. राइट हम एक क्वांटिटेटिव मेथड लेंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें कि हमारे पास जो भी सैंपल है उसमें जो भी प्रोटॉन्स है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, इनके केमिकल इन्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. राइट मतलब हमने ये देखना है कि उसके पास कैसे जो है इन्वायरमेंट है कि वो शील्ड हो रहा है प्रोटॉन या फिर उसकी डी शील्डिंग हो रही है. ओके सो ये कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ क्वांटिटेटिव मेथड. ओके अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, फॉर दिस पर्पस द फील्ड स्ट्रेंथ एट विच different kind of protons give their respective signals are recorded with reference to a standard signal. अब हम एक स्टैंडर्ड सिग्नल लेंगे और जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंट जो भी प्रोटॉन्स हैं वो फील्ड स्ट्रेंथ पर जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इन दोनों को हम रिकॉर्ड कर लेंगे.
मीन्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिग्नल रिकॉर्ड कर लेंगे और एक प्रोटॉन्स का सिग्नल रिकॉर्ड कर लेंगे, दोनों सिग्नल्स रिकॉर्ड कर लिए, राइट। अब क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड सिग्नल हम यहाँ पर ले सकते हैं दैट इज शार्प सिग्नल, जो शार्प सिग्नल देगा, सो ये टेट्रामिथाइलसिलेन जो होता है दैट गिव्स वेरी शार्प सिग्नल, राइट। सो हम पढ़ेंगे कि इसको शार्प सिग्नल क्यों आ रहा है, पर लेकिन आप अभी याद रख लीजिए टेट्रामिथाइलसिलेन, TMS कहते हैं इसे। सो ये 4 मिथाइल ग्रुप्स है और सिलिकॉन के राउंड है, सो दैट इज टेट्रामिथाइलसिलेन, राइट। सो इसके शार्प सिग्नल की वजह से हम इसे रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं। एंड हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे प्रोटॉन्स का PMR स्पेक्ट्रम, जो हमने भी पढ़ा कि PMR स्पेक्ट्रम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। एंड TMS जो होता है वो शार्प सिग्नल देते हैं इन पोजिशन क्वाइट रिमूव्ड फ्रॉम दी सिग्नल्स ऑफ मोस्ट अदर प्रोटॉन्स। इसका क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा दूर सिग्नल देता है। जैसे हमारे पास अगर 5 डेल्टा पर आ रहा है, हमारा 5 ppm पर हमारा जो है केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व होनी थी, बट लेकिन TMS का जो सिग्नल आता है दैट इज ऑन 2 ppm, राइट। तो मतलब इसका जो है बहुत दूर है एंड एट दी अदर प्रोटॉन्स, मीन्स उनसे बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो इसलिए ये शार्प सिग्नल्स ऑब्जर्व ज़रूरी है, राइट। मतलब ये हमारे काम आ जाएगा, राइट। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ TMS ऐड करेंगे टू द सैंपल अंडर एग्जामिनेशन। जब भी हमारे पास सैंपल है उसमें थोड़ा सा TMS डाल देंगे ताकि PMR स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने में आसानी हो जाए। एंड जो हमारी TMS की शिफ्ट थी और TMS डालने के बाद जो हमारे सैंपल की शिफ्ट थी, राइट, मतलब the shifts in the position of PMR signals of different protons in a given sample to the signals of TMS मीन्स हमारे पास जो सिग्नल्स ऑफ TMS से जो भी हमारे पास डिफ्लेक्शन आई, राइट, तो वो जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज अवर केमिकल शिफ्ट, राइट। सो ये डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट, राइट। अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, पर लेकिन आप अभी समझ लीजिए दैट जो हमारे पास पोजीशन ऑफ PMR सिग्नल है, जब वो शिफ्ट कर गई फ्रॉम पोजीशन एज टेकन एज रेफरेंस फ्रॉम TMS, राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पर TMS का सिग्नल आना था, पर लेकिन TMS डालने के बाद कंपाउंड का सिग्नल यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड अवर केमिकल शिफ्ट। ओके, आई थिंक अच्छे से समझ आ गया इसे। नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस फॉर टेकिंग TMS। अब TMS लिया ही क्यों है, पहला TMS में 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। हम टेट्रामिथाइल मतलब 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, हर मिथाइल ग्रुप के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 4 × 3, राइट, 4 × 3 क्या होता है 12, राइट। सो 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे एंड ये क्या होते हैं, दे गिव्स एन इंटेंस सिंगल सिग्नल। इंटेंस मतलब शार्प सिंगल सिग्नल देते हैं ये 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ओके। एंड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सिलिकॉन की वो बहुत लो होती है, दैट इज 1.8 एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एज ए रिजल्ट शील्डिंग जो होता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की, दैट इन TMS इज मोर दैन दैट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो शील्डिंग जो होती है इक्विवेलेंट प्रोटॉन की सबसे ज़्यादा होती है TMS में दैन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसी वजह से जो विद रेफरेंस टू TMS सिग्नल ऑल अदर सिग्नल्स विल बी अपीयर इन द डाउनफील्ड डायरेक्शन। सो सारे जो होते हैं TMS के में सबसे ज़्यादा शील्डिंग हो रही है तो वो सबसे ज़्यादा अपफील्ड होगा, और बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है TMS जो है PMR सिग्नल्स होंगे वो कहाँ होंगे, डाउनफील्ड होंगे, राइट। अब ये समझ ला गया। अब नेक्स्ट TMS जो होता है वो केमिकली इनर्ट भी है, राइट, एंड इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है 300 केल्विन। सो जो है ये इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन आफ्टर स्पेक्ट्रम हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जब हमने जैसे हमने क्या किया था, PMR स्पेक्ट्रम जिस मॉलिक्यूल करना था उसमें TMS मिक्स किया था, जब उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लिया तो इसको जो है हम रिमूव कर देंगे बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट। तो सैंपल जो होता है वो ईजिली हम रिकवर कर सकते हैं इन दिस वे, राइट। सो इस 3 रीजंस की वजह से हमें TMS यूज़ कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर टेकिंग TMS एज ए रेफरेंस कंपाउंड इन द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, आई थिंक अब आपको ये भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द केमिकल शिफ्ट्स, राइट। हम केमिकल शिफ्ट्स को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। अब केमिकल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो यूज़ होती है इन द PMR स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। चाहे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होगी, बट केमिकल शिफ्ट जो होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी यूनिट्स में लिखते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है, न्यू इज इक्वल टू गामा H0/2 दिस इज द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इसे, राइट। सो ये जो रिलेशन है इस वजह से ही हम इसकी वजह से ही हम जो होते हैं केमिकल शिफ्ट्स को फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स में लेते हैं, राइट। एंड
केमिकल शिफ्ट जो होता है उसे एक्सप्रेस करेंगे एज ए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इन हर्ट्ज बिटवीन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस कंपाउंड। जो सैंपल ने एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आई उसकी और जो रेफरेंस कंपाउंड मतलब टीएमएस की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आई है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, और ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ही हमारा क्या बन जाता है, दैट इज अवर केमिकल शिफ्ट। अब अच्छे से समझ लग गया। अब केमिकल शिफ्ट जो होता है उसे हर्ट्ज में हम एक्सप्रेस करते हैं एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड, राइट। जितनी हम ज़्यादा अप्लाइड फील्ड देंगे या फिर जितनी हम ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज करेंगे इन द स्पेक्ट्रोमीटर, उसके हिसाब से हमारे पास जो है केमिकल शिफ्ट ईजिली ऑब्टेन हो सकती है। ओके, अब न्यूमेरिकल डिटेल्स देखते हैं इसकी। अगर एग्जांपल ले, हमारे पास एक सिग्नल्स हैं 100 हर्ट्ज के, राइट, व्हेन रेडियो फ्रिक्वेंसी इज ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज, राइट। सिग्नल्स 100 हर्ट्ज अपार्ट जो होंगे फॉर द रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज 60 मेगाहर्ट्ज वुड बी 166.6 हर्ट्ज अपार्ट व्हेन द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज 100 मेगाहर्ट्ज, राइट। जब हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी थी तो हमारे पास सिग्नल 100 हर्ट्ज पर आ रहे थे, पर वही सैंपल में हमारे पास अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज आ दी तो हमारा सिग्नल 166.6 हर्ट्ज पर आ रहा था। तो ये जो है इसकी न्यूमेरिकल डिटेल्स कैसे स्टडी करेंगे, मींस ड्यू टू द फैक्ट दैट डिफरेंट पीएमआर स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड ऑफ डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसीज, हम डिफरेंट पीएमआर स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं जिनमें डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है और जिसमें 40, 60 और 100 मेगाहर्ट्ज की सैम्पल्स यूज़ करते हैं, राइट। तो इस वजह से हम जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है उस इंस्ट्रूमेंट की, उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाय एम्प्लॉइंग सम दैट टाइप ऑफ यूनिट्स। कैसे, तो इसे कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द शिफ्ट्स इन हर्ट्ज बाय अ फैक्टर 10⁻⁶। सो 10⁻⁶ से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, एंड इस वजह से हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट आएगी दैट इज इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पीपीएम, राइट। ये हमने पहले भी देखा हुआ है दैट केमिकल शिफ्ट पीपीएम में होती है। अब जैसे हमारे पास 100 हर्ट्ज का डाउनफील्ड था सिग्नल, राइट, तो इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज की जो थी हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो उससे हम इस तरीके से हम दोनों को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या आ सकता है, 1.66 पार्ट्स पर मिलियन। सो ये हमारे पास जो है सिग्नल आ गया, दैट इज अवर केमिकल शिफ्ट। इसी तरीके से फॉर दी अदर सिग्नल, जैसे जिसमें हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज था, राइट, तो सेम सिग्नल जो होता है 166 हर्ट्ज पर आएगा, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, दैट इज़ 100, राइट। सो यहाँ पर इसे अगर 100 से डिवाइड करते हैं सो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 1.66 अगेन। मतलब जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट आ रही है वो सेम आ रही है फॉर बोथ द केसेस, एंड इससे हमें पता लग जाता है दैट केमिकल शिफ्ट जो होती है एक कंपाउंड के लिए है, ना कि हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी के लिए, राइट। तो इससे समझ लग गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर पीपीएम में हमने लिखा है तो केमिकल शिफ्ट दो स्केल्स में लिख सकते हैं, पहला डेल्टा स्केल और दूसरा टाउ स्केल। डेल्टा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इंटू 10⁻⁶ अपॉन रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोमीटर। सो ऑब्जर्व्ड शिफ्ट अपॉन रेडियो फ्रिक्वेंसी करके इंटू 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा स्केल की केमिकल शिफ्ट। और अगर हमने टाउ स्केल निकालना है तो टाउ इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, जब भी वैल्यू आई है उसको 10 से माइनस कर दो तो हमारे पास टाउ स्केल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एंड जैसे हमारे पास पोजीशन जो है अगर 0 पार्ट्स पर मिलियन है टाउ स्केल पर, तो वही हमारे पास टीएमएस सिग्नल की पोजीशन जो होगी वो 10 पीएम होगी, राइट। सो 0 to 10 का स्केल हम ले लेते हैं, जिसमें कि हमारे पास टाउ स्केल 10 से शुरू होता है और डेल्टा स्केल 0 से शुरू होता है, राइट। सो इस तरीके से हम जो है केमिकल शिफ्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ ग्राफ। सो आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिए एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस करेक्टली, राइट। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट। अब कौन से फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास मेनली, इंडक्टिव इफेक्ट, एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये डी शील्ड कर देते हैं प्रोटॉन्स को और इस वजह से ही एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डाउनफील्ड हो जाएगी, राइट। तो एक्सटेंट ऑफ जी शील्डिंग जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। मतलब जो भी हमारे पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी। ये इसे हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप, राइट। एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से सराउंडेड होते हैं, राइट। सो वो तो शील्ड करते हैं, पर लेकिन जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो हमारे पास जो होता है
डी शील्डिंग हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज इन द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द प्रोटॉन्स आर इंड्यूस्ड टू सर्कुलेट। जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो प्रोटॉन्स के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलेट करने लग जाते हैं, एंड रिड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अपोज कर देती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसलिए हम शील्डिंग ऑब्जर्व करते हैं इन अ जनरल कंपाउंड, राइट। एंड अगर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया तो शील्डिंग कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डी शील्डिंग। ओके, नेक्स्ट, अगर डी शील्डिंग प्रोटॉन जो होता है उसे एक स्ट्रॉन्गर अप्लाइड फील्ड चाहिए टू प्रोड्यूस एब्जॉर्प्शन सिग्नल, सो शील्डेड प्रोटॉन के लिए एब्जॉर्प्शन जो होती है वो अप फील्ड हो जाएगी। पर लेकिन हमने क्या कहा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप लगा दिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिड्यूस, तो डी शील्डिंग हुई है। इसलिए हमारे पास जो अप्लाइड फील्ड होगी वो स्मॉल होगी टू प्रोड्यूस अ सिग्नल, मीन्स एब्जॉर्प्शन जो होगी हमारी डाउन फील्ड हो जाएगी। ओके, सो समरी क्या है, दैट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन एंड डी शील्ड्स द प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डी शील्ड कर देता है प्रोटॉन को, पर लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सो ये जो है शील्डिंग कॉज कर देता है। सो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो होता है वो शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी हमारे पास स्पेस के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं पार्ट्स, उनमें मैग्नेटिक फील्ड जब भी इंड्यूस्ड होगी उस हिसाब से हमारा एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, राइट। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी इन मॉलिक्यूल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो राइट एंगल्स पर सर्कुलेट करेंगे तो वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है हमारा प्रोटॉन। जैसे अगर हमारे प्रोटॉन के राइट एंगल पर हमारे प्रोटॉन सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट, तो इस हिसाब से तो होता है कि जो एनाइसोट्रॉपी होती है वो डी शील्डिंग कर देती है इन जैसे एल्डिहाइड और एरोमेटिक। अभी हमने बेंजीन का केस देखा था स्टार्टिंग में कि हमारे पास राइट एंगल पर था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, राइट, तो इस हिसाब से जो है हमारी जो है डी शील्डिंग हो गई थी। पर लेकिन जैसे हमारे पास एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स थे, मतलब हमारे पास जो इथाइन में प्रोटॉन्स थे वो हमारे क्या कॉज कर रहे थे, शील्डिंग कॉज कर रहे थे, बिकॉज वो थे पैरेलल टू दी अप्लाइड फील्ड। सो इस तरीके से हमारा स्पेस में जैसे भी ओरिएंटेशन है हमारे ग्रुप्स की, सो उस हिसाब से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करें उस हिसाब से हमारा जो है शील्डिंग और डी शील्डिंग कॉज होगी। सो ये कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करेगा। सो दैट वाज अबाउट द स्पेस इफेक्ट और द एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, राइट, तो वो डी शील्ड हो जाएगा, बिकॉज जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ अटैच होता है, सो एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डाउन फील्ड हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन देखेंगे यहाँ पर, जैसे अगर लोकल इन्वायरमेंट जो होते हैं वो सारे इक्विवेलेंट हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अगर ग्रेटर होंगे तो मोर इज अ शील्डिंग एंड मोर अपफील्ड इज अ एब्जॉर्प्शन सिग्नल। सो जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो ज़्यादा शील्डिंग होगी, 2 में कम और 1 में तो सबसे कम शील्डिंग, राइट। सो इस हिसाब से हमारी शील्डिंग इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द इन्वायरमेंट वेयर देयर इज इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट, राइट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमने पढ़ा ही है कि ये माइनस आई इफेक्ट कॉज करेंगे, सो ये डी शील्डिंग कॉज करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी, डाउन फील्ड कॉज होगी, राइट। एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एरोमेटिक रिंग के, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, राइट, इनका डी शील्डिंग इफेक्ट होता है। और ऑर्डर ऑफ डी शील्डिंग इफेक्ट कैसे, दैट इज लाइक दिस, राइट। सो सी डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा डी शील्डिंग कॉज करेगा, सो बेंजीन जो है वो कम डी शील्डिंग कॉज करेगी, और ये सी डबल बॉन्ड सी सबसे कम डी शील्डिंग कॉज करेगा, राइट। सो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी डी शील्डिंग कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर कार्बनल ग्रुप हो हमारे पास, वो डी शील्ड कर देता है प्रोटॉन ऑन दी एडजेसेंट कार्बन ऑल्सो। अगर यहाँ पर हमारे पास कार्बनल ग्रुप लगा होता है तो एडजेसेंट कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन है इन पर भी डी शील्डिंग कॉज कर सकता था। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है डी शील्ड कर देगी, अभी हमने पढ़ा। एंड अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं सच एज सिलिकॉन्स, राइट, तो वो इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो इंक्रीज कर देते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कंपाउंड, राइट, तो वो क्या करते हैं, शील्ड कर देंगे प्रोटॉन्स को, तो एब्जॉर्प्शन जो होती है वो अप फील्ड हो जाएगी इन दीज केसेस। ओके,
लास्ट हमारे पास अब देखेंगे सिंपल पीएमआर स्पेक्ट्रम है, जैसे टॉलुइन का एक सैंपल दिया है मैंने यहाँ पर। जैसे हमारे पास टॉलुइन है, इसमें बेंजीन के सारे जो है हाइड्रोजन्स है वो सारे इक्विवेलेंट है, और जो मिथाइल ग्रुप है इसके तीनों हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट है। पर लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें जो है अनसैचुरेशन प्रेजेंट, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सो इनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डाउन फील्ड होती है। जैसे हमने अभी पिछली जनरलाइजेशन में पढ़ा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एरोमेटिक रिंग में, वो जो है डाउन फील्ड कर देते हैं, डी शील्डिंग कॉज कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पर डी शील्डिंग की वजह से ये सिग्नल जो होता है दिस इज नियर अबाउट एट 7.17 डेल्टा, राइट। सो 7.17 डेल्टा पर आ रहा है। एंड जो हमारे पास जो मिथाइल प्रोटॉन्स होते हैं इनकी डी शील्डिंग बहुत कम हुई है। एंड हमें पता है कि मिथाइल प्रोटॉन्स की वैसे ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स उतनी ज़्यादा शील्डिंग। सो ये इनकी जो है डाउन जो है हमारी अप फील्ड आई है दैट इज़ 2.32 डेल्टा। ये टीएमएस से थोड़ी सी डाउन फील्ड है, बट लेकिन इट इज़ वेरी मोर डाउनफील्ड फॉर बी दैन दी टीएमएस, अगर हमने टीएमएस को जीरो कंसिडर किया। सो ये हमारा टीएमएस का सिग्नल हो गया, ये हमारा फॉर दी CH3 प्रोटॉन सिग्नल हो गया, एंड ये हमारा बेंजीन के लिए सिग्नल हो गया। सो इस तरीके से हमें इजीली पता लग सकता है कि हमारे पास कौन से कंपाउंड्स की कौन सी केमिकल शिफ्ट आ रही है। एंड यहाँ पर ये ऊपर वाला स्केल तो डेल्टा स्केल है, और नीचे वाला स्केल जो है हमारा दैट इज अवर टाउ स्केल। सो ये टाउ स्केल जो होता है 10 माइनस डेल्टा करके हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट दी सैम्पल स्पेक्ट्रम। ओके, अब हमने लास्ट जो है दैट इज अबाउट द केमिकल शिफ्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। ये मैंने अपनी बुक से क्लिक की है। आपको यहाँ पर टाउ स्केल की वैल्यू कोई भी याद नहीं करनी, नो नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, ओनली यू नीड टू रिमेंबर इज अबाउट द डेल्टा स्केल, राइट। एक वैल्यू याद कर लो, अगर पेपर में टाउ स्केल पूछते हैं तो 10 माइनस डेल्टा कर लेना, तो आपकी इजिली टाउ स्केल की वैल्यू याद आ जाएगी, राइट। तो अगर हमारे पास जैसे सैचुरेटेड प्रोटॉन्स है, इनकी जो है केमिकल शिफ्ट होती है 0.9, सेकेंडरी सैचुरेटेड है तो 1.3, टर्शरी सैचुरेटेड है तो 1.5, राइट। सो इस तरीके से हमारी केमिकल शिफ्ट रहेंगी। अगर हमारे पास विनाइलिक प्रोटॉन है डबल बॉन्ड के बाद, सो 4.6 से लेकर 5 तक के अराउंड रहेगी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड है, सो ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, जो है एरोमेटिक रिंग के जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डी शील्डिंग कर देते हैं। सो इनकी जो है डाउनफील्ड आएगा, सो दैट इज 2 to 3। ओके, अब एरोमेटिक रिंग है तो ये 6 to 8.5, अभी हमने 7.17 पढ़ा था, राइट। सो एरोमेटिक रिंग में जो हाइड्रोजन होते हैं इनकी 6 8.5 होगी। अगर बेंजाइलिक कंपाउंड है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर CH लगा है, राइट, तो ये एरोमेटिक के हाइड्रोजन नहीं देख रहे हम, C के हाइड्रोजन देख रहे हैं। तो C का जनरल तो हमारे पास 0.9 से 1.5 ही आ रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक रिंग थी तो ये हमारा 2.2 से 3 तक आ जाएगा, राइट। एलाइलिक के हमारे पास क्या आ जाएंगे फॉर दी दिस, कि हमारे पास जैसे डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है उस पर अगर हाइड्रोजन लगा है तो उसकी केमिकल शिफ्ट आती है 1.7, राइट। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पर जैसे हमारे पास सारे हैलोजन्स लगे हैं, इनकी जो होती है केमिकल शिफ्ट ये क्या होती है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सो ये क्या कर सकते हैं, जो है शील्डिंग को डिक्रीज कर सकते हैं, डी शील्डिंग कर सकते हैं। सो आयोडीन में सबसे ज़्यादा डी शील्डिंग होगी तो 2, इसका सिग्नल आ जाएगा 2 पिक पार्ट्स पर मिलियन पर। ब्रोमीन के लिए 2.5 से 4 तक, क्लोरीन के लिए 3 to 4 तक, एंड फ्लोरीन के लिए 4 to 4.5 तक। ये सारी वैल्यूज जैसे आपने यूवी में याद करी, IR में याद करी, अब यहाँ पर भी याद कर लेंगे तो ये बस आपको अच्छे से हो जाएगा। अब ये वैल्यूज भी यहाँ पर याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज है, जैसे अल्कोहल में जो CH है उसकी 3.4 से 4 तक की डेल्टा रहेगी। ईथर्स में जो CH है 3.3 से 4 तक। कार्बनल कंपाउंड जैसे हमारे पास कार्बनल के साथ जो भी CH लगा है 2 to 2.7। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 to 2.6, मतलब दोनों सेम ही है एक तरह के, राइट, थोड़ा सा कम में हुआ। पर लेकिन जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH वाला, अल्कोहल का OH जो है उसके अंदर जो H है उसकी 1 से 5.5 तक, और फिनोलिक में 4 से 12 तक, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया ना। सो इसकी जो है ये हमारी शील्डिंग हो गई, राइट। एंड इनोलिक में हमारे पास OH है जहाँ पर इनोल के साथ, तो इसकी जो है H की 9 से 10 तक होगी, राइट, केमिकल शिफ्ट। एल्डिहाइडिक में भी 9 से 10 तक। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जनरल डिस्कस किया था, पर लेकिन यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ वाला जो है H हमने डिस्कस किया। हमने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ वाला CH डिस्कस करा था पहले, पर लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ वाला अगर H है तो 9 से 10 तक, और कार्बोक्सिलिक में और भी ज़्यादा 10.5 से 12 तक, और अमाइनो में तो ठीक ही रहेगा, NH2 है तो 1 से लेकर 5 तक इसकी केमिकल शिफ्ट रहेगी।
सो दैट वाज ऑल अबाउट द केमिकल शिफ्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड पोजीशंस ऑफ पीएमआर सिग्नल्स हमने देख लिया। अब अच्छे से हमें ये चीज़ें अगर याद हो जाएंगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज तक के लिए इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।